मेंटरशिप जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है? एग्जाम सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता, एक बच्चे का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है, उसके मेंटोर का होता है, उसके टीचर का। रीडिंग वर्सेस राइटिंग एक ही सिक्के के दो पहलू। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को इस टाइम पे कितना सीरियस हो जाना चाहिए स्टडीज के लिए? अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करते हो तो 3 दिन बाद आप उसका 70% पार्ट भूल जाओ। नमस्ते दोस्तों, आई एम श्रुति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका शुरुआत से लेके सक्सेस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को स्ट्रेटेजिकली अपने बोर्ड एग्जाम्स में आंसर्स लिखने हैं। ये जो सेशन है हमारा, वो मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक रोड मैप भी देगा कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर करेंगे और उसकी तैयारी कैसे करें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अशोक जैन सर पिछले 12 इयर्स से आकाश के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे ना कि सिर्फ बोर्ड में बल्कि जेई और नीट में भी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। सर की अप्रोच काफी सिंपल, स्ट्रक्चर और रिजल्ट फोकस्ड रही है और मुझे यकीन है आज का पॉडकास्ट जो कि हमारा सर के साथ है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काफी क्लैरिटी लेके आएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जो हर घर का सेंटर ऑफ डिस्कशन है, जो कि है बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू मैम। जैसा आपने कहा कि आज के समय में जिन भी घरों में बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये उनके घर का एक बहुत हॉट टॉपिक है और हॉट टॉपिक होना भी चाहिए, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जो कई सालों से और कई सालों तक बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहता हुआ आया है जी। जैसा मुझे पता है कि इन ईयर 2001 में जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था, आज लगभग 24 साल बाद भी उसकी वही वैल्यूएशन है जो आज से 24 साल पहले थी। और ना सिर्फ 24 साल पहले बल्कि हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते थे, उन्होंने जब बोर्ड का एग्जाम दिया था उस समय भी उनके लिए जो वैल्यूएशन थी आज भी वही वैल्यूएशन है। तो आज के समय में हर घर की चर्चा का विषय तो वो होना ही है। बस मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि इसको हमें चर्चा का विषय बनाना है, ना कि टेंशन का विषय बनाना है। तो शायद से आज आपने मुझे बुलाया भी इसीलिए आपके पॉडकास्ट में कि हम इसको कैसे टेंशन से चर्चा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी मैम। सर मैं आपसे आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी, बट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो चाहे आप लास्ट में आंसर करिएगा। पहली चीज तो ये कि बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स वो कैसे यूटिलाइज करे और लास्ट के जो पेपर खत्म होने के बाद उसे कितना टाइम रिमेन रखना चाहिए अपनी कॉपी चेकिंग के लिए। बट ये आप आंसर्स लास्ट में करिएगा, पहले हम बाकी के क्वेश्चंस पे फॉलो अप लेते हैं। तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेरेंट्स की साइड से और स्टूडेंट्स की साइड से आते हैं। तो पहला तो ये कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को इस टाइम पे कितना सीरियस हो जाना चाहिए स्टडीज के लिए? देखिए, अगर बच्चा आपका क्लास 9th में है या क्लास 10th में है या कोई भी बोर्ड का एग्जाम देने वाला है या स्कूल का एग्जाम देने वाला है मैम, तो आज के समय में जो समय उसके पास बचा हुआ एग्जाम ड्यूरेशन का, उस दौरान उसके अंदर एक सीरियसनेस आ जानी चाहिए। सीरियसनेस से मतलब है कि उसको बोर्ड का टेंशन नहीं करना है, मतलब अपने को आपको स्ट्रेटेजिक प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्लान दिमाग में होना चाहिए बल्कि उसके एक्शन प्लान में भी उसको आ जाना चाहिए। तो अगर बात करें सीरियसनेस की, तो सीरियसनेस आपकी दिमाग के अंदर नहीं, चेहरे पर नहीं, आपके एक्शन प्लान में आनी चाहिए। राइट मैम? तो बच्चों को अपने एक्शन प्लान के लिए सीरियस हो जाना चाहिए और सिर्फ थॉट प्रोसेस में नहीं बल्कि उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनको वर्कआउट कर देना चाहिए। राइट मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि बोर्ड्स जो हमारे फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस टाइम के लिए डेली रूटीन पर उनका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम। देखिए, अगर आप आज की डेट से बच्चों के बोर्ड के एग्जाम की डेट को अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग उनके पास 70 to 90 डेज उनके पास में बचते हैं जिस दिन उनको बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होना है। अगर एक टेंशन की बात मैं बताऊं तो आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जो भी आपने ऑप्ट किए हुए हैं उनके सारे चैप्टर्स को ऐड करें और टोटल नंबर्स को डिवाइड करें तो मुश्किल से शायद से आपको एक दिन के लिए एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत आपके लिए नहीं है। आपको अपना एक प्लान बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कितना समय चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के दौरान अपनी मेंटरशिप में कहता भी हूं कि ये 15 दिन का समय या 10 दिन का समय आपके लिए अपने लूप होल्स फाइंड आउट करने का है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के वो टॉपिक या वो चैप्टर्स जो आपको सबसे ज्यादा डर पैदा करके देते हैं, आप अभी स्टार्टिंग के 10 डेज, 7 डेज, 15 डेज आप उन पर वर्कआउट कीजिए। अगर आप उनको कम कर देंगे तो आपका एग्जाम के लिए फियर ऑलरेडी कम हो जाएगा और एग्जाम का फियर अगर आपका कम हो जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी फास्ट हो जाएगी। इस पर आपको ध्यान देना है।
और सर जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत गलतियां करते हैं, लास्ट 2-3 मंथ्स जब बच्चों के लिए रह जाते हैं तो वो काफी सारी गलतियां करते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चे यही जानना चाहते हैं कि वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम में मार्क्स कम हो जाता है। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। आप जैसे जैसे उनके पास समय कम आता चला जाता है, जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उनका फियर बढ़ता हुआ चला जाता है, और कुछ बच्चे जो आगे पोस्टपोन करते हुए चले जाते हैं उनको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों चीजों को अवॉइड करके आप अपनी तैयारी को एक्शन प्लान में लेकर के आइए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय से लेकर के बोर्ड के एग्जाम तक के सर लिए। आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, बच्चों से इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे एग्जाम के दौरान पे करते हैं, कॉमनली जो बच्चे किया करते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो तैयारी के दौरान की जाने वाली मिस्टेक्स और एक एग्जाम पेपर में की जाने वाली मिस्टेक्स। एग्जाम तैयारी के लिए की जाने वाली मिस्टेक्स की अगर अपन बात करें तो बच्चा सबसे पहले चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ता है, या अगर पढ़ता है तो उनको लिख करके प्रैक्टिस नहीं करता है। जब भी कोई चीज आप देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारी मेमोरी सेल्स है वो आपको ये कॉन्फिडेंस दिला देती हैं कि यार मुझे चीजें आ गई हैं, लेकिन जब चीज आप एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो आप वही चीजें भूलते हुए चले जाते हैं या आपको याद नहीं आती है। तो सबसे पहली मिस्टेक आपकी क्या हो गई कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसको राइट करके जरूर से देखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी बच्चे पढ़ते बहुत सारा है लेकिन उसको टेस्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने सही पढ़ा है या फिर गलत पढ़ा है। तो उसकी अलग अलग टेक्निक है। जैसे जब हम पढ़ते थे तो हम कोई भी चीज को पढ़ने के बाद अपने हाथ से छुपा करके उसके आंसर को खुद से बोलते थे। तो हम 2 मेमोरी सेल्स को काम में लेते थे, एक तो बोलने वाला सेंस, दिमाग वाला सेंस, और एक सुनने वाला सेंस। तो हमें कहीं ना कहीं पता लगता था कि यार हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, तो तुरंत से हमारा टाइम सेव होता था। उसी के दौरान जब हमें कोई चीज टफ मिलती थी तो हम उसको लिख करके देखते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं कि जहां भी कोई भी फॉर्मूला आता है राइट नाउ तो फॉर्मूले को देख करके छोड़ देते हैं, जबकि हम क्या सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो बच्चों को क्या सिखाता हूं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो राइट नाउ जो बच्चे गलतियां करते हैं वो क्या गलती है आपकी, फॉर्मूला रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट और नॉट। तो इन सब बातों का अभी बच्चों को ध्यान में रखना है। सर एक बच्चों का बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है बट स्टिल मार्क्स जो होते हैं वो कम क्यों हो जाते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैम आपने। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है या तैयारी करना है? दोनों अलग अलग अप्रोचेज हैं। बच्चों से पूछा जाता है, कई सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं बेटा आपका कितना सिलेबस बाकी है। मैं उसको अलग तरीके से कहता हूं, बेटा आपकी कितनी तैयारी हुई है। आपने भले ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने बुक्स को रीड कर लिया है, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैम बॉक्सिंग का मैच है, आप अपने अपोजिट जो भी आपका कॉम्पिटिटर है, अगर आप उसका कितना ही रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लें तो क्या आप जब एक्चुअली रिंग में जाएंगे तो क्या आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन। बिल्कुल राइट मैम। सो सिलेबस तैयार करना उसी तरीके से जिस तरीके से वीडियो देख करके अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना, और तैयारी करना उतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आपको अपने रियल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। सही बात। सो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ में आप अपनी तैयारी को टेस्ट कीजिए कि आपने कितनी तैयारी की है और नहीं की है। सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना और बार बार ये कहना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उससे तैयारी कभी अच्छी नहीं होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि रीडिंग वर्सेस राइटिंग, इसमें परफेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए? देखिए, रीडिंग वर्सेस राइटिंग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप अगर रीड करते हैं तो आप वाइवा दीजिए, और अगर आपका एग्जाम रिटन एग्जाम है तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें बच्चों को, तो अभी बच्चों को 40% अपनी एनर्जी रीडिंग पर लगानी चाहिए और 60% एनर्जी अपनी राइटिंग पर लगानी चाहिए। क्योंकि बच्चों को जब हम देखते हैं, जब हम उनकी आंसर शीट्स हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम के दौरान और मॉक टेस्ट के एग्जाम के दौरान चेक करते हैं, तो हम बच्चों को जानते हैं कि यार इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसकी आंसर शीट में वो नॉलेज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ मैम, कि बच्चों को जो चीजें आ रही हैं उनको एक बार लिख करके जरूर से देखनी चाहिए। मींस उनको ज्यादा एनर्जी किस पर लगानी चाहिए? राइटिंग स्किल्स पर। एज यू नो मैम कि जैसे हम बहुत सारे एग्जामिनर से कनेक्टेड होते हैं जो बोर्ड में एग्जाम्स में कॉपीज चेक करते हैं, तो जब हम उनको बाद में डिस्कशन करते हैं तो उनसे काफी सारी चीजें जानने को मिलती है। जैसे
कि बच्चा आंसर्स को कंप्लीट ही नहीं करके आता है। वो दिमाग में थॉट प्रोसेस में रखता है कि उसको आंसर आता है, और लिखते टाइम पर वो उसको उतना लिख करके नहीं आता। जब मैं अपने यहाँ पर जी मैम, जब मैं अपने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपनी मेंटरशिप में करवाता हूँ तैयारी, तो उनको एक ही चीज कहता हूँ, बच्चों बोर्ड का एग्जाम वो एग्जाम है जहां पर आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के सामने बोलनी चाहिए, और उसको बुलवाना आपको आना चाहिए, और वही आपके मेंटर का काम है कि वो आपको सिखाए कि आपकी आंसर शीट कैसे बोलनी चाहिए। सो मैम, आपके क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि अगर आप सिर्फ रीडिंग पर जोर देंगे तो आप कभी भी अच्छा लिखने में ट्रबल फील करेंगे, और अगर आप सिर्फ राइटिंग पर जोर देंगे तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो दोनों के अंदर में एक बैलेंस होना जरूरी है, बट योर फाइनल एग्जाम इज रिलेटेड टू द राइटिंग, नॉट इज अ वाइवा क्वेश्चन टाइप। तो आप सिर्फ रीड करके काम ना चलाएं, साथ में राइटिंग पर भी आप अपना जोर दें। सर, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्टूडेंट के पास मान लीजिए सिर्फ 40 दिन बचे हैं, है ना, तो उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी चाहिए कि वो आगे चल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके? अगर आप आज से काउंट करोगे तो बच्चे के पास 90 डेज है। अगर आप ये वीडियो 2 दिन बाद देखोगे तो बच्चे के पास 88 डेज बचेंगे। 1 महीने बाद देखोगे तो बच्चे के पास और कम दिन बचेंगे। तो आपको दिन नहीं गिनना है, आपको देखना है कि आप अभी कितने तैयार हैं और कितने तैयार नहीं हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेक अ चेकलिस्ट कि कौन कौन से चैप्टर अभी आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं, जैसा मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी आपको बताया, आप अपने लूप होल्स को फिल कीजिए। लूप होल्स को अगर आप फिल करेंगे तो आपका फियर फैक्टर कम होगा, और शुरू के 7 से 10 दिन की एनर्जी या 8 दिन की एनर्जी, जो भी आपके जितने लूप होल्स निकल करके आते हैं चैप्टर वाइज, आप उनको फिल करने में लगाइए, और रिमेनिंग डेज को रीडिंग और राइटिंग में लगाइए। राइट? जी मैम। बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, जो बचे हुए चैप्टर है उनको स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो एंड मोमेंट पे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हाई वेटेज चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने का बेस्ट मेथड क्या है? देखिए, हाई वेटेज चैप्टर आइडेंटिफाई आपको नहीं करना है, ये काम आप अपने मेंटर को सौंपिए। आप दिमाग मत लगाइए कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का कितने वेटेज का नहीं है। मान लीजिए मैं कहूंगा कि जैसे मेरा लाइट चैप्टर है या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वो आपका 6 से 8 नंबर का वेटेज रखता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइंस के अंदर में आने वाले 14 चैप्टर हर एक लगभग इक्वल वेटेज के होते हैं। तो आप इस पर जोर दीजिए कि उस चैप्टर में कौन सा पार्ट नहीं आता है, या अगर आता है तो क्या आप उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। वेटेज इज फॉर योर मेंटर, नॉट फॉर योर सेल्फ। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने। बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर 40 डेज में जनरली 10 to 20 मार्क्स इंप्रूव करना पॉसिबल है क्या? मतलब बच्चे 80 मार्क्स में से 60 तक तो ले आते हैं पढ़ के, बट जो 20 मार्क्स का गैप होता है 60 से 80 तक पहुंचने में, वो कैसे इंप्रूव करेंगे? देखिए मैम, इसमें जब मैं पढ़ता था, जैसा मैंने आपको बताया 2001 में जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो मेरे काफी सारे टीचर्स थे जो बहुत डीप एनालिसिस करके हमें बताते थे, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि अशोक, कुछ ब्रेकर्स होते हैं, उनको पार करने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 80%, अभी आपका सब्जेक्ट कमजोर है, तो आप अपने सब्जेक्ट पर सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए। अगला ब्रेकर आता है आपका 85% पर। अगर मान लीजिए आप 80 से 85% तक आ रहे हैं, तो आपकी जो स्किल्स की कमी आ रही है कि आप कुछ आंसर्स को एग्जाम में इनकम्प्लीट छोड़ करके आ रहे हैं। आपको नॉलेज तो आ गई, लेकिन आप उनको कैसा छोड़ करके आ रहे हैं? इनकम्प्लीट। सपोज कीजिए आप 85% पर अटक रहे हैं बार बार, लेकिन आपको 90% तक जाना है, तो अभी आपको वर्क करना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन पर। एंड 90 से लेकर के 95 या अबव जाने के लिए जो ब्रेकर है मैम, वो इंपॉर्टेंट ब्रेकर है कि जो आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी कहा कि आप अपने पेपर को रीचेक करके सबमिट कैसे करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे पेपर कंप्लीट होता है, एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, वो मतलब बहुत रिग्रेट करने लग जाते हैं, ओ मुझे इसका आंसर आता था लेकिन मैं जल्दबाजी में इसको गलत करके आ गया। अगर वो लास्ट 30 मिनट जो हम आखिरी में डिस्कस करने वाले हैं, अगर उस बात पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो शायद जो मैंने आपको 4 ब्रेकर बताए, बच्चे धीरे धीरे उन ब्रेकर्स को ओवरकम करते चले जाएंगे। जी सर, अभी ऐसा होता है कि कई बच्चे राइटिंग और प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज रहते हैं। अब किसी की राइटिंग तो इस मोमेंट पे सुधारी नहीं जा सकती, तो क्या राइटिंग बोर्ड एग्जाम्स में मैटर करती है या प्रेजेंटेशन मैटर करती है बोर्ड एग्जाम? देखिए बच्चों और पेरेंट्स और मैम, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने चीज वस्तु कितनी भी अच्छी तैयार की हो, लेकिन अगर आपने उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो शायद से सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ना ले। अब इस देखिए मैम, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज, आपका जो डेटा है यानी कि जो आपकी नॉलेज है वो प्रॉपर आंसर में होनी चाहिए। आप एग्जामिनर को घुमा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल पर्सन होते हैं कि वो आपके आंसर की स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स या एक लाइन पढ़ करके पता लगा लेते हैं कि सामने वाले बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता। उसमें जैसे कहते हैं ना अपन एक कहावत, सोने पे सुहागा, तो उसमें सोने पे सुहागा आपकी हैंड राइटिंग हो जाती है। इफ योर हैंड राइटिंग इज गुड, योर डेटा इज वेरी मच कंप्लीट, तो यो समझ करके चलिए एग्जामिनर को ना चाहते हुए भी आपके आंसर में मार्क्स देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैंने अपने लगभग 12-13 साल के करियर में बच्चों से सीखी है, मतलब कि बच्चे जब एग्जाम दे करके आते हैं और हमसे पेपर डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैंने इसका आंसर लिख दिया, पूरा लिख दिया। और जब हम उनके आखिरी में बोर्ड के मार्क्स देखते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो जो रिवॉल्यूशन करने के लिए देते हैं, तो हम उनमें देखते हैं कि उनको उस पर्टिकुलर पार्ट में उतने नंबर नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। रीजन बिहाइंड दिस कि उन्होंने पार्ट भले ही पूरा लिखा हो, लेकिन शायद उनका प्रेजेंटेशन का तरीका पढ़ने वाले को पसंद नहीं आया हो। सो हैंड राइटिंग पर आप अभी थोड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। और हैंड राइटिंग चीज ऐसी है मैम जो लिखने से सुधरेगी, सही बात, राइट? तो आप लिखिए, जैसे हमने आपके स्टार्टिंग में भी बताया, आप राइटिंग पर अपना जोर दीजिए। और राइटिंग लिखते टाइम पर आप ये देखिए कि आपको अच्छा लिखना है। अगर आपके दिमाग में होगा अच्छा लिखना है तो बाय डिफॉल्ट कोई सी भी क्वालिटी का आप पेन लीजिए, कोई सी भी क्वालिटी का पेपर लीजिए। अगर दिमाग आपका कह रहा है कि मुझे अच्छा लिखना है तो आप डेफिनेटली अच्छी हैंड राइटिंग लिखेंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आप अपनी हैंड राइटिंग अभी नहीं सुधार पा रहे हैं, तो 1-2 टूल मैं आपको बता देता हूं। जनरली बच्चों की जब एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उस पर बहुत सारी ऐसे पेन से कि वो घुंघराले बाल बना देते हैं वहां। तो उनको कहना है ऐसा मत कीजिए। बोर्ड में सीधा सा इंस्ट्रक्शंस होता है जो एग्जामिनर्स होते हैं कि अगर किसी बच्चे ने किसी स्टेटमेंट के ऊपर लाइन लगाई हुई है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, राइट? तो आप उसको क्रॉस या कुछ मत कीजिए, आप सिंपल अपने पेन से एक लाइन मार्क कर दीजिए, सिंगल लाइन मार्क कर दीजिए रादर देन उसको, बिकॉज एवरी पर्सन डू सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो आपने अगर वहां मार्क बना दिया है तो एग्जामिनर जानता है कि भाई इसको मुझे कंसीडर नहीं करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आपको हैंडल करनी चाहिए बच्चों, कि हर आंसर कंप्लीट होने के बाद कम से कम आप 1 या 2 लाइन का या 3 लाइन का गैप जरूर दें। रीजन बिहाइंड 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, प्रेजेंटेशन सुंदर होता है, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए जब आप अपने पेपर को उस आंसर को कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़े और आपको ध्यान आया कि यार मुझे यहां पर एक बात और लिखनी चाहिए, तो उसके लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो ये 2 चीजें आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा, आपको अगर कोई चीज बाद में याद आती है तो उसको मेंशन करने के लिए। तो 2 बातें, मिस्टेक अगर हो गई है तो ज्यादा कटपिट ना करें, पेन से सिंगल लाइन बना दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर आंसर कंप्लीट होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग 1 लाइन 2 लाइन अगर छोड़ेंगे तो चीजें अच्छी लगेंगी। जनरली मैंने क्या देखा है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हैंड राइटिंग के बारे में मैं उनको भी मेंटरशिप में अपनी गाइड करता हूं, तो जिनकी खराब हैंड राइटिंग है, अगर वो स्पेस छोड़ते हैं ना आंसर कंप्लीट करने के बाद, तो वो खराब चीज भी अच्छी लगने लग जाती है। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हैंड राइटिंग तो आपको इंपॉर्टेंटली ठीक करनी ही पड़ेगी। और सर कीवर्ड्स में भी अंडरलाइन हो। जी, वेरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे अगर आपने अपना आंसर लिखा है मैम, तो हर कोई व्यक्ति अपना टाइम सेव करना चाहता है, तो हम बच्चों को बताते हैं जब हम उनको गाइड करते हैं कि आंसर में हर जगह पर कीवर्ड्स होते हैं। आप उन कीवर्ड्स को या तो ब्लैक कलर के पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। आपको डर लगता है कि यार आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या चाहता है कि यार, जैसा मैंने आपको बताया पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, कि बोर्ड एक मार्किंग स्कीम देता है। मार्किंग स्कीम का मतलब होता है कि आपके कंटेंट में दिस शुड बी मिनिमम ये तो होना ही चाहिए। तो अगर आप उस मिनिमम को अंडरलाइन कर देंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको आंसर आता है, और वो आपको कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से डिफरेंटली कंसीडर करके
जा सकता है। और वो कीवर्ड्स हाईलाइट हो जाते हैं। कीवर्ड्स हाईलाइट हो जाते, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखो हाईलाइट का मतलब आजकल का बच्चा क्या समझता है, एक हाईलाइटर, उसका बिल्कुल यूज अपने को नहीं करना है। अपने को किसका यूज करना है, जो अपने पास टूल्स हैं, टूल्स लाइक कोई ब्लैक पेन है या ब्लू पेन से आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब अंडरलाइन का मतलब बच्चे क्या समझते हैं, पूरे पूरे आंसर को अंडरलाइन कर देते हैं। दैट इज नॉट अ गुड टेक्निक। आपको कुछ कीवर्ड्स को जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए। राइट मैम? बिल्कुल जी सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी रिवीजन का सही तरीका क्या होता है? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी धर्म में आप जाइए, आपका एक धर्म ग्रंथ होता है, तो स्टूडेंट का भी धर्म ग्रंथ जो है वो उसकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, या आप जिस भी पर्टिकुलर बोर्ड में हैं वो आपका धर्म ग्रंथ है। और किसी भी जगह पर आगे बढ़ने के लिए आपको उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने अभी तक अपनी एनसीईआरटी एक बार भी रीड नहीं की है, तो दिस इज द गुड टाइम, उसको रीड कीजिए। और साथ में एक टेक्निक बता देता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, मतलब ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, और जो मेरे यहां से टॉपर्स निकलते हैं, मैं बताता हूं सबको हूं, लेकिन जो फॉलो करेगा वो टॉपर होगा। राइट और नॉट मैम? आप सिर्फ सुन करके रह जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं आना है। तो आप जब एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, तो आप जब आपने एक पैराग्राफ अगर पढ़ा है, तो पैराग्राफ के साइड में आप पेंसिल से या पेन से एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिख दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप उस पेज, जब भी आप रिवीजन के दौरान आएंगे, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से खुद के हाथ से लिखा हुआ जीवन भर याद रहता है। तो जब आपने उसको अगर एक बार लिखा है अपने हाथों से, तो जैसे ही आप उस पेज पर आएंगे, तो उस पैराग्राफ के पूरा सीन आपके दिमाग में रन करेगा। खास करके दो जगह इसको यूज करें, एक सोशल साइंस के अंदर में, दूसरा बायोलॉजी के अंदर में। आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ मेंटरशिप में बच्चों को बताता हूं, तो वहां पर थियरी ज्यादा है, समय कम होता है, तो रिवाइज करने के लिए आप इसको फॉलो करें। आपकी इसी बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान आ गई मैम, कि जब मैं लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा, खास करके फिजिक्स में। उन्होंने सारे वही क्वेश्चन पूछे हुए थे जहां पर बुक ये लिख करके छोड़ देती है क्या आप इसके बारे में जानते हैं, और क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है। पिछले साल का फिजिक्स का पेपर एनालिसिस करने पर मुझे ये पता लगा कि ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, बच्चों को इनको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप किसी मेंटर के पास हैं, तो अपना डिस्कशन जरूर कीजिए, और अगर मान लीजिए आप खुद से पढ़ रहे हैं बुक को, तो उस लाइन का आंसर जरूर से ढूंढिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी डिजाइन की है, दे वांट कि बच्चा अपने टीचर से डिस्कशन करे, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, कोई से भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक हेल्दी डिस्कशन के लिए वो ये लाइन छोड़ करके आते हैं। ये मैं मानता हूं कि कोई भी टीचर हो, पढ़ाते टाइम पर उन्होंने आपके साथ डिस्कशन जरूर किया होगा, लेकिन स्टिल इफ यू आर रीडिंग एंड यू डोंट नो द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, काइंडली कनेक्ट विद योर मेंटर और योर टीचर एंड नो द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। राइट मैम? ये मेरी आपके व्यूअर्स के लिए एडवाइस है यहाँ पर। बिल्कुल जी मैम। सर, अभी जब बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है, जैसा कि आपने बताया भी, कि एग्जामिनर्स आंसर में चाहते क्या है। कई बार ऐसा होता है स्कूल में, जब कॉपी चेक होके आती है हाफ ईयरलीज की या टर्म की, तब बच्चों को ये बोला जाता है कि आंसर इनकम्प्लीट है, बट टीचर्स कभी ये बताते ही नहीं है कि क्या इनकम्प्लीट है। तो बच्चों की साइड से ये क्वेरी आती है कि आखिर एग्जामिनर को क्या चाहिए आंसर के। राइट मैम। देखिए, कीवर्ड्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि एक बोर्ड स्कीम निकालता है जिसको कहते हैं मिनिमम मार्किंग स्कीम। द मिनिमम मार्किंग स्कीम क्या बताती है कि आपके कंटेंट में ये वाले चीजें होनी ही होनी चाहिए, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अब कीवर्ड की जानकारी कैसे पता लगेगी? कीवर्ड की जानकारी पता लगती है आप जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो आपको फील आना चाहिए आफ्टर रीडिंग कि नहीं यार, आपने जो पूछा है उसका जवाब आपने दिया है। एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए कि ताजमहल किसने बनाया है, अब आप डायरेक्टली उसका आंसर करने के बजाय आसपास की कहानी बता रहे हैं। ताजमहल आगरा में है, आगरा इंडिया में है, इंडिया इस जगह पर है, यहां पर मिलता है, यहां आगरा में मिलता है, लेकिन आपका आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। बच्चे जनरली एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश करते हैं। तो कीवर्ड जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप माइक्रो लेवल पर एनालिसिस कीजिए।
जिसको अपन माइक्रो असाइनमेंट कहते हैं। और माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने का तरीका है कि जब भी आप एनसीईआरटी की बुक को रीड करते हैं मैम, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है तो आप भी उसी तरीके से बिहेव कीजिए कि हर एक लाइन से अगर क्वेश्चन बने तो वहां पर उस लाइन में कौन सा आंसर होना चाहिए, और वही अंडरलाइनिंग लाइक वर्ड होता है, और उसी वर्ड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। जी मैम। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतना ज्यादा आंसर लिखते हैं उसके बाद भी हमारे मार्क्स कम क्यों रह जाते हैं? राइट, वेरी कॉमन सी बात है मैम। जनरली यहाँ काम ज्यादा या कम का नहीं है। एग्जाम जो हो रहा है आपका बोर्ड का, वो ज्यादा लिखना या कम लिखने का नहीं है। इसी के साथ साथ बच्चों का ये भी होता है कि 3 मार्कर में कितना लिखना है, 5 मार्कर में कितना लिखना है। यस मैम। जैसे मान लीजिए आप किसी भी बोर्ड से हैं तो उसमें लॉन्ग आंसर आपसे पूछे जाते हैं, जो जनरली 3 मार्कर, 4 मार्कर या 5 मार्कर में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज है कि कितना लिखना है, और वो उस आंसर को बढ़ाता चला जाता है, और आखिरी में क्या होता है, जब लास्ट के 2 या 3 सवाल बचते हैं तो तब तक उसके बाद टाइम नहीं बचता है। मैम देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर आप देखें तो जो लॉन्ग आंसर वाली चीजें होती है पेपर के आखिरी में दी जाती है। रीजन बिहाइंड दिस कि आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए और आंसर को डिटेल में, डेप्थ में समझाइए। अब डिटेल में और डेप्थ में समझाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी की पूरी बुक लिखें। व्हाट इज दिस, कि आप उसके अंदर जो रिलेवेंट कंटेंट है वो पूरा लिखें। साथ में अगर आपको लगता है कि यार आपका आंसर अभी वो फील नहीं दे रहा है, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में जरूर समझा करके आए। तो उससे आपके आंसर की जो नीडेड लाइंस हैं वो भी कंप्लीट होती हैं, और जो मेन कंटेंट है वो अगर आपने ऊपर दे दिया और साथ में एग्जाम्पल से आपने इसको समझा दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा इंपैक्ट आपको देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने आपको कहा कि 2 चीजें होती हैं, अच्छाई भी होती है और खराबी भी होती है। लॉन्ग आंसर अगर आखिरी में दिए गए हैं तो शायद से बच्चे के पास इतना इनफ टाइम ना बचे, राइट। तो आप उस दौरान अपने फ्लो चार्ट टेक्निक, फॉर्मूला टेक्निक, प्रेजेंटेशन टेक्निक, आप इन टेक्निक को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। आपके बच्चों को बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। अगर आपके पास समय कम है, नॉलेज पूरी है, आप चाहते हो कि पूरी तरीके से एक्सप्रेस करें, तो अपने दिमाग को, अपने मन को शांत कीजिए और फ्लो चार्ट की मदद से या जिस भी एक व्यूइंग पैटर्न से आप उसको समझा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके, वो बेहतर इंफॉर्मेशन होगी। जैसे ह्यूमन आई का डायग्राम आता है, आपके बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। बच्चा अगर उनको अच्छे से डायग्राम्स को बनाए और अच्छे से उनका नेमिंग बता दे, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर क्लियर हो जाती है। ये कब यूज करनी है, जब आपके पास टाइम कम है। और अगर आपके पास टाइम अच्छा है, इनको भी बनाइए और एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आप चीजों को समझाइए, तो कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन बच्चे के ऊपर आता ही आता है। सर एक और है कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, थिंकिंग बेस्ड करके क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे उससे काफी डरे हुए रहते हैं कि वो पार्ट जो है वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, घुमा फिरा के वो एक लॉजिकल बेस्ड आ जाता है। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी को डीप एनालिसिस किया हो तो एनसीईआरटी ये देखती है कि देयर शुड बी अ गैप। वो गैप आपको फुलफिल करना है। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। फिर उसको फुलफिल करने के लिए आपको अपने मेंटर से, अपने टीचर से डिस्कशन करना है। समझे आप मेरी बात को? तो अगर आपने वो डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन के रूप में किया है, उसको समझने के लिए किया है, तो वो जो क्वेश्चन जो आप कहना चाह रहे हैं कि थिंक अबाउट दिस, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थिंक अबाउट दिस का क्वेश्चन अगर आता है तो मैं तो बच्चों को कहता हूं कि दीज क्वेश्चंस आर लाइक कि आप उस समय पर उसके बारे में सोचिए। वो आपको ओपनली हैंड देता है उसके बारे में लिखने के लिए। तो अगर आप उसका मिनिमम मार्किंग स्कीम देखेंगे मैम, तो मिनिमम मार्किंग स्कीम में उसमें ओपन एंड दिया हुआ होता है टीचर को, एग्जामिनर को, कि बच्चा अगर इसके रिलेवेंट भी लिख रहा है तो आपको उसको मार्क्स देने चाहिए, राइट। बट अगर कोई चीज कंटेंट से बाहर की जा रही है और बच्चे लिखे जा रहा है तो उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। जी मैम। अब सर अपने पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक एवरेज होते हैं, एक टॉपर्स होते हैं जी। तो सभी स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहता है कि टॉपर का जो स्टडी स्टाइल है वो एवरेज स्टूडेंट से कैसे डिफर करता है। यस। वो टॉपर क्यों है? राइट। देखिए, वैसे जनरली एक मिथ है कि रिजल्ट अच्छा आया है यू आर टॉपर, रिजल्ट खराब आया है यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। बट एज अ मेरे 16 से 17 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि अगर आपने अपनी तैयारी
बहुत अच्छे से की है, तो यू विल बी टॉपर। एंड इफ आपने अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं किया है तो यू विल नॉट बी अ टॉपर, राइट। तो आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको अपनी तैयारी को भी उतने ही टॉप लेवल पर लेकर के जाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि मैं मिनिमम एफर्ट से अच्छे आउटकम को गेन कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि एवरेज स्टूडेंट्स और टॉपर स्टूडेंट में तैयारी में सबसे मेन डिफरेंस होता है चीजों को पोस्टपोन करने का। टॉपर दिमाग में आया, आज करना है, अभी करना है। एक एवरेज थिंक प्रोसेस या एवरेज थॉट प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा बाद में करते हैं, अभी खेल लेता हूं, अभी ये वाला काम कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद करेंगे, और वो थोड़ी देर बाद कभी भी नहीं आता है। तो आप क्या सोच में रह जाते हो, हमेशा एक एवरेज थॉट प्रोसेस में रह जाते हो। तो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, अभी आपको उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उन काम को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख करके करना चाहिए जो आपके लिए आने वाले समय में इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एग्जाम है बोर्ड का, उसके मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एवरेज थॉट प्रोसेस क्या कहता है, कल से तैयारी करेंगे। जैसे मैंने एक बच्चों से जनरली सीखा है और अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि जब भी बच्चों को मार्क्स कम आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, अगले वाले एग्जाम में तैयारी करूंगा, अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। और मेरे ख्याल से ऐसे करते करते उनके सालों निकल जाते हैं, एग्जाम नहीं पूरे साल निकल जाते हैं, तो वो अगला दिन कभी भी नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अच्छा बच्चा होता है, या आपकी लैंग्वेज में कहूं कि टॉपर बच्चा होता है, वो एक्शन पर ज्यादा बिलीव करता है रादर देन थॉट प्रोसेस पर। तो आप एक्शन पर आइए, यू विल बी द टॉपर। सर, जैसा कि आपने बोला कि टॉपर्स एक स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं, तो एंड मोमेंट पे वो ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं कि 30 मिनट्स में भी उनका वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो एक दिन से टॉपर नहीं बनता है। और मैंने आपको क्या कहा, इंसान गलतियों से ज्यादा सीखता है। आपने कोई चीज की तैयारी करी, उसका एग्जाम दिया, अब आपको लगा कि यार उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो आप उस गलती से सीखेंगे। उस गलती से सीखेंगे तो आप अपनी तैयारी में कुछ ना कुछ फेरबदल करेंगे, चेंजेज करेंगे। वही चेंजेज आखिरी 30 मिनट के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने पहले भी कहा कि जब आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे हैं, तब आप पेंसिल से या पेन से उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के साइड में लिखिए कि वो पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। तो जो टॉपर्स करते हैं वो यही करते हैं। अगर आप उनकी कोई भी बुक को निकाल करके देखेंगे कभी भी, तो आप उनके नोट्स में, उनकी बुक्स में इन सब चीजों पर अच्छे से फोकस पाएंगे। तो आखिर के 30 मिनट में अगर 4 घंटे का कंटेंट रिवाइज करना है, तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले इस पर काम किया हुआ हो, यानी कि उसने 4 घंटे की मेहनत को किसमें कन्वर्ट किया हुआ हो, 30 मिनट में। अभी भी समय है आपके बच्चों के पास में, वो अभी भी इस चीज को कर सकते हैं, डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन करना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड सर, कि टॉपर का शेड्यूल होना कैसा चाहिए लास्ट 30 डेज के लिए, या जो अभी 60 दिन 70 दिन जितने भी बचे हैं, तो वो क्या शेड्यूल अपनाए जिससे कि उनका वो टॉपर बन सके। राइट मैम, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं जीवन में शेड्यूल के लिए एक ही चीज कहता हूं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। पढ़ाई करना है, मार्क्स के लिए पढ़ाई करना है, या दिखावे के लिए पढ़ाई करना है। क्योंकि राइट नाउ, जैसा टॉपिक शुरू से ही था कि हर घर की चर्चा का विषय है, और हर घर का एक टॉप मोस्ट हॉट टॉपिक है बोर्ड का एग्जाम। पेरेंट भी जब बच्चे को थोड़ा फ्री देखते हैं तो एक ही चीज कहते हैं, बेटा आप पढ़ने बैठ जाओ। बच्चा बेचारा 4 घंटे 5 घंटे से पढ़ रहा था, फिर कोई देखता है, कहता है कि यार बच्चे पढ़ने बैठ जाओ। मैं बच्चों को और पेरेंट को यहां पर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप एक शेड्यूल बनाइए, और उस शेड्यूल एक परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि मान लीजिए आपके पेरेंट्स जॉब पर जा रहे हैं और आप उनकी एब्सेंस में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जब वो आते हैं तब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, बालकनी में घूम रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, या उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उनको ये ना लगे कि यार ये दिन भर से यही कर रहा होगा। तब ऐसा नहीं लगेगा जब आपने उसको एक शेड्यूल किया हुआ होगा। तो जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं या जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो इन सब चीजों के ऊपर में काम कर रहे होते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप अगर अभी भी टाइम टेबल बनाएंगे तो शायद आप उसको फॉलो करने में डिफिकल्टी फील करो,
लेकिन अगर आपका बोर्ड का एग्जाम 3 घंटे 3.5 घंटे का होने वाला है, तो आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने अंदर 3 से 4 घंटे बैठने की कैपेसिटी को डेवलप कीजिए। अब 3 से 4 घंटे बैठने का मतलब मैम ये नहीं है कि बैठ करके टीवी देखना, वेब सीरीज देखना, दिस इज नॉट द मीनिंग। अपने फोकस्ड स्टडी को दीजिए और उसके बारे में अपने परिवार को भी बता करके रखिए कि ये मेरा पढ़ने का समय है, जब मैं डेफिनेटली आपको पढ़ता हुआ दिखूंगा, या अगर दिखाई भी नहीं दूंगा तो मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ रहा हूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि अगर आप इन 70, 80 या 90 डेज में जब भी आप देख रहे हैं, अगर उस दिन से भी आप अपने लिए ईमानदार होते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है मैम। सर जैसे हम जब पीटीएम करते हैं तो पेरेंट्स की एक क्वेरी आती है, वो बच्चों की ऐसे शिकायत करते हैं कि ये सभी लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं। जी मैम। और पेरेंट्स जब अपने टाइम पे स्टडी करते थे तो वो मॉर्निंग आवर्स में करते थे। तो आपके अकॉर्डिंग बच्चे को लेट नाइट स्टडी ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए या फिर मॉर्निंग आवर्स में स्टडी प्रेफरेबल? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा कब अच्छा फोकस कर पा रहा है। और आप एक चीज समझिए कि आप तैयारी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की, और आपका एग्जाम टाइमिंग होने वाला है सुबह 10 से 1 बजे तक, या 9 से 1 बजे तक, या 9 से 12 बजे तक। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आपका दिमाग है वो हाईली प्रोडक्टिव रहे। कब? जब आपको बोर्ड का एग्जाम लिखना है। तो आप अपने आप को अभी से उसके अकॉर्डिंग तैयार करिए। मान लीजिए आप अभी स्कूल जाते हैं, तो आप जो आपका स्कूल का समय होता है आप पूरी फोकस होकर के पढ़ाई कीजिए। लेकिन किसी दिन जैसे संडे का दिन है या कोई स्कूल में हॉलीडे का दिन है, तो आप उस दिन कम से कम डेली प्रैक्टिस कीजिए कि जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम टाइमिंग होने वाला है, उस दौरान 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप टेबल चेयर पर बैठ करके हाईली फोकस्ड स्टडी करें। और मैं तो बच्चों को कहता हूं कि अगर आप उस दौरान कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई से भी मॉक टेस्ट आपके चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भले ही से वहां से भी उनको लेकर के उन पर्टिकुलर पेपर्स को सॉल्व करें। उसी टाइम पे माइंड एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैम, सालों से बोर्ड का एग्जाम फरवरी में, मार्च में इस दौरान होता हुआ आया है। और आपको भी पता है कि ये एक ऋतु चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, और यस, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर में लेजीनेस आ जाती है। तो उस दौरान अगर आप अभी से 2 महीने तक तैयारी करेंगे अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर टाइम में फुली एक्टिवेट करने की, तो उस दौरान आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो व्हाट आई बिलीव, आप चाहे लेट हार्स में पढ़ें, नाइट हार्स में पढ़ें, या मॉर्निंग हार्स में पढ़ें, लेकिन एक बैलेंस बनाएं अपनी नींद के बीच, अपने सोने के समय के बीच, और एक अपने पढ़ने के समय के बीच, और उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करें। आप अगर अभी देर रात तक जग करके पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं इसमें बिलीव करूंगा कि ये आपके लिए, आप इसको मॉडिफाई करें। कैसे? कि जब आपका एग्जाम 10 बजे है, तो आपको एग्जाम से 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार मेरा सिलेबस अभी रिवाइज होना बाकी है। तो आप कम से कम अपने आप को मॉडिफाई करके लेकर के आए कि सुबह के समय में आप अपने आप का सिलेबस पूरी तरीके से रिवाइज कर पा रहे हैं, राइट? तो चाहे अभी देर तक पढ़ें या सुबह जल्दी उठ करके पढ़ें। जैसे जब हम पढ़ते थे मैम, तो हमारे कई सारे साथी लोग जैसे सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते थे या देर रात तक पढ़ते थे, तो ज्यादातर एनर्जी उनकी किसी की गाने सुनते सुनते पढ़ने में जा रही है, कुछ चाय बनाने में, दूध बनाने में, कॉफी बनाने में अपनी एनर्जी को लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने 4 घंटे अपने पढ़ने के लिए निकाले, लेकिन प्रोडक्टिव हार्स 1 हार है, राइट? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का सपोर्ट, घर में जो लोग उनके साथ में हैं, या छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन उनके साथ में हैं, उनका अभी अगर पैरेलल सपोर्ट्स बच्चों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा और परफॉर्म कर पाएंगे। सपोर्ट्स के लिए मैं पेरेंट्स से या घर के लोगों से निवेदन करूंगा कि जब बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा हो, तो ना तो आप टीवी का यूज करें और ना ही मोबाइल फोन का यूज करें, क्योंकि जब घर में स्मेल अच्छी आती है खाने की मैम, तो सबको भूख लगने लग जाती है। तो वहीं पर बच्चे के दिमाग में भी क्या होगा कि यार वो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान उधर जाएगा। तो इस दौरान पेरेंट्स को या उनके जो भी सबऑर्डिनेट्स उनके मदद के लिए लगे हुए हैं, उनको भी कोई भी बुक उस दौरान रीड जरूर करनी चाहिए। और व्हाट आई थिंक मैम,
वो एक चीज जिससे आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता, वो आपकी किताबें हैं। तो आप अगर पैरेलली कुछ भी पढ़ते हैं बच्चों के साथ में, तो डेफिनेटली बच्चा भी पढ़ाई करे। सर, अभी कुछ मिथ्स एंड रियलिटीज पे कुछ क्वेश्चन आयर्स हैं, जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी इनफ है या फिर कोई उनको रेफरेंस बुक लेनी जरूरी हो जाती है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी आपकी सबसे पहली प्रायर बुक होनी चाहिए। अगर आपकी वो भी कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, एंड देन आप पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप कोई भी न्यू बुक आप अपने कंटेंट में ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो अगर आपने कोई बुक पहले से पढ़ी हुई है, आप उसको अभी भी फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आप अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यू बुक को आप तभी ऐड कीजिए जब आपका कंटेंट पूरे तरीके से तैयार हो, कंप्लीट हो, और आपने कम से कम 2 या 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लिख लियो। मैंने आपको कहा था ना ब्रेकर्स, तो एक ब्रेकर जो आता है मैम 90% वाला, उस ब्रेकर से ओवरकम करने के लिए आपको बुक ऐड करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि आप अगर सब बच्चे एक जैसी बात लिख रहे हैं, आप भी वही बात लिखोगे, तो हाउ यू विल साउंड डिफरेंट, राइट? तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉलो एक बुक लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना, ये कब लिखनी है? जब आप कंटिन्यूअसली 90% अचीव कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअसली आप 90% को अचीव कर रहे हैं, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन फील नहीं ला रहा है सामने वाले को। कई बार अपन कहते हैं ना यार मजा नहीं आया, मैक्सिमम क्वेश्चंस। यस, तो मैक्सिमम अगर आपको और आउटपुट के रूप में लेकर के आना है, मजा नहीं आया, उस फीलिंग को सही करना है, तब आपको उस बुक को ऐड करना चाहिए। यस। नेक्स्ट है सर कि अगर कोई स्टूडेंट लेट स्टार्ट करता है तो क्या पॉसिबल है कि वो 90% तक भी पहुंच पाएगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके क्वेश्चन में 2 बार आया, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट। तो मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत कब करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, अभी तक भी आपने नहीं किया है, तो आज से स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी सक्सेस को हासिल करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को, अगर उनको सक्सेस हासिल होती है आफ्टर बोर्ड रिजल्ट, कहीं ना कहीं आकर के अपनी परसेंटेज को कमेंट करें, ताकि जब हम उनके रिजल्ट्स को वहां पर देखें तो हमें भी पता लगे कि यार हमारे पॉडकास्ट का उनके ऊपर कोई इफेक्ट आया है या नहीं आया है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्टार्ट कर। तो अभी भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इनफ समय है और आप उसको अचीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फियर हो रहा है कि यार मेरे पास टाइम कम है, मैं ड्यू टू सम रीजंस अभी तक नहीं कर पाया था, तो व्हाट आई सजेस्ट टू यू कि आप अभी फोकस कीजिए पीवाईक्यूज के ऊपर। लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को अगर आप देखते हैं, उनको लिखते हैं, तो काफी हद तक आपका फियर फैक्टर कम हो जाएगा, और फियर फैक्टर अगर कम हो जाएगा तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अगर आप लेट शुरुआत भी करते हैं तो। लेकिन अगर आप आज के दिन से भी शुरुआत करते हैं तो आपके पास इनफ समय है, इनफ टाइम है, जब आप अच्छे से चीजों को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर कि एग्जाम फियर और साइंस फियर को कंट्रोल कैसे करे बच्चा? देखिए, ये 2 अलग अलग बातें हैं। एग्जाम फियर होना एक पॉसिबल सी चीज है, और साइंस फियर होना मतलब एक सब्जेक्ट का फियर है। तो या फिर मुझे ऐसा बोलना चाहिए, साइंस की जगह मैथ्स फियर बच्चों को थोड़ा ज्यादा होता है। मैम देखिए, तो मेरे दिल की बात आपने कह दी है, क्योंकि 9th 10th में या 10th तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, उन पेरेंट्स की और बच्चों की एक इच्छा होती है कि मैथ्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें फुल आउट ऑफ फुल अचीव किया जा सकता है। तो आप उसको फियर की तरह मत बिहेव कीजिए। आप ये देखिए कि आप जो अभी मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, उनमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं, एंड वेयर इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट? जैसे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, या ट्राइंगल वाला जिसमें थ्योरम्स आती हैं, बच्चे उनमें ज्यादातर डरे हुए रहते हैं। तो आप उनसे डरिए मत। जो आपका फियर फैक्टर है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप 7 दिन उन फियर फैक्टर्स पर काम कीजिए, राइट? अगर फिर भी फियर फैक्टर बना हुआ है तो आप उनके पीवाईक्यूज को कर लीजिए, लास्ट 10 इयर्स 5 इयर्स के पेपर्स को, तो कहीं ना कहीं आपका फियर ओवरकम हो जाएगा। बात करता हूं एग्जाम फियर की। तो एग्जाम फियर किसी भी इंसान को कब होता है? जब उसकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है, तब एग्जाम फियर होता है, या फिर तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती है, तब एग्जाम फियर होता है। जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है फिर भी एग्जाम का फियर है,
तो वो PYQs पर फोकस करना शुरू करे। तो PYQs चैप्टर वाइज करे, वो हर चैप्टर का लगभग बराबर वेटेज है। मैथ्स में सीधे चैप्टर से स्टार्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में से उसको लगता है कि यार 7 चैप्टर मुझे आते हैं, तो फील लाइक दैट आई हैड कंप्लीटेड 50% सिलेबस। कैसा फील? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो आपने देखा है कि बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल किया जा सकता है। यस मैम। नेक्स्ट है सर कि मेंटरशिप जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी ज्यादा जरूरी है? ये देखिए, हाँ, हम कहें कि जो पहिया है उसमें शाफ्ट जरूरी है या पहिया जरूरी है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोनों ही जरूरी हैं। प्रॉपर मेंटरशिप से आपको अपनी कमियां और अच्छाइयां पता लगेगी, वो एरियाज पता लगेगा जहां पर आपको वर्क करना चाहिए, लूप होल्स पे काम करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर प्रॉपर मेंटर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे भले वो आपके पेरेंट हैं या टीचर्स हैं या जो भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कमियों को दूर करने के लिए कम समय में वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? तो अभी जैसा आपने पूछा कि मेंटरशिप जरूरी है या सेल्फ स्टडी जरूरी है, तो जब तक आप आपके मेंटर से ये पता लगा करके नहीं आएंगे कि किस चीज पर आपको काम करना चाहिए, उसके बाद अगर मेंटर ने बताया तो काम किसको करना पड़ेगा? स्टूडेंट को। तो यानी कि सेल्फ स्टडी भी जरूरी हुई। तो ये एक पहिए के दो ही पार्ट हैं। शाफ्ट के बिना पहिया नहीं घूम पाएगा और पहिए के बिना शाफ्ट का कोई यूज नहीं है। तो दोनों चीजें जरूरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, विराट कोहली इज माय फेवरेट प्लेयर। तो वो भले ही आज कितने ही वर्ल्ड लेवल पर अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी भी अपने मेंटर को फॉलो जरूर करते हैं। यस मैम। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा वीक है तो वो PYQs पर फोकस करे या फिर अभी ये टाइम है कि वो बेसिक्स पर फोकस करे? देखिए, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास समय कम है तो आप PYQs को देखिए। देखिए, PYQs पर क्यों फोकस करते हैं? मेरे पास आज भी वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे, मतलब कुछ बच्चे तो जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल कर चुके हैं, कुछ के बच्चे अभी 10th में पढ़ रहे हैं। तो आज भी वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं और हम भी गाइड करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सोल्व कीजिए। द रीजन बिहाइंड दिस, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करते हैं तो आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। और ब्लूप्रिंट तैयार होने से क्या होता है, आप जब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि यार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए थे, इस टाइप के ही क्वेश्चंस वापस। तो आप उस थ्योरी को उस कंटेंट को अच्छे से दिमाग में। सर, स्टूडेंट्स को अभी के टाइम पे कितने आवर्स डेली स्टडी करना चाहिए? देखिए, आपका एग्जाम अगर 3.5 घंटे का है तो आपको कम से कम डेली 4 घंटे बैठना आना चाहिए। सिटिंग जरूरी है। और सिटिंग में आपका पेपर लिखना या रीड करना या राइट करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है तो आज से आपको कम से कम 4 घंटे की स्टडी हार्स डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको 11 किलोमीटर दौड़ना है और आप डेली केवल 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो शायद आप 11 किलोमीटर में थक जाएंगे, राइट? तो आपको अपनी प्रैक्टिस 11 किलोमीटर की करनी है। मतलब आपका एग्जाम 11 किलोमीटर दौड़ने का है तो आपको कम से कम 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर किसी दिन दौड़ना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ानी, तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ानी चाहिए। मान लीजिए अभी आपकी हैबिट नहीं है तो आप अपने आप को एक टारगेटेड स्टडी लेकर के चलिए। और मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा मैम, जो मैंने अपने एक IITian स्टूडेंट को भी दी थी, कि आप अभी हार्स पर फोकस मत कीजिए, आप अभी चैप्टर्स पर फोकस कीजिए कि कितने चैप्टर्स आपने कंप्लीट, टारगेट वाइज आज के दिन में इतना चैप्टर मुझे कंप्लीट करना ही करना चाहिए, राइट? और आप हार्स कितने भी कैलकुलेट कर लीजिए, हार से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ हार से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी किससे बढ़ेगी आपकी, कि आप अभी तक कितने चैप्टर कंप्लीट कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर जो इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, हाउ मेनी चैप्टर्स इन अ डे यू आर कंप्लीटिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागिए। आमिर खान जी ने इसमें कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागिए, एक्सीलेंस के पीछे भागिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागिए। डेली आप कम से कम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को पढ़िए। उसके 2-3 फायदे हैं कि आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में बना रहेगा। दूसरे दिन अगर आप उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे तो रिवीजन भी आपका उस सब्जेक्ट का होगा। अदरवाइज क्या होगा, आज हम जो पढ़ते हैं मैम, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था, भगवान का डिलीट बटन जो हमने दिया गया है दिमाग के लिए, वो बड़ा अच्छे से काम करता है। अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं करते हो तो 3 दिन बाद आप उसका 70% पार्ट भूल जाओगे, 7 दिन बाद आप उसका 100% पार्ट भूल जाओगे। तो इसको उल्टा करिए,
3 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो 70% पार्ट वापस आ जाएगा, 7 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो 100% पार्ट वापस आ जाएगा। तो आपको ये टेक्निक तो इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। और हर सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट मैम, क्योंकि आपका देखो बोर्ड का जो मार्कशीट बनता है वो 5 सब्जेक्ट का बनता है, 6 सब्जेक्ट का बनता है, जो आपने चूज किए हुए उन सब्जेक्ट का बनता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर देने से आपका बोर्ड का ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव नहीं होने वाला है। जी मैम। सर, अभी बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? राइट। इसमें देखिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो बच्चे जब 9th में फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो पहली बार जब वो 8th से 9th में आते हैं और वो एप्लीकेशन जिनको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं उनको देखते हैं, तो वो ये एक शिकायत पैदा करना शुरू करते हैं धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के सामने, हम लोगों के सामने, कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम सवाल नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अब एप्लीकेशन भी नहीं पता होती है। तो बेसिकली उनकी प्रॉब्लम फॉर्मूला नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया गया है उनको इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी चीज को अगर आप सिर्फ रीड करेंगे तो उससे इस्तेमाल नहीं होगी, आप उसको एप्लीकेशन में इस्तेमाल कीजिए। आपके स्पेसिफिक पॉइंट पर आता हूं कि अगर आपको फॉर्मूला याद करने में तकलीफ आ रही है तो आप पहले चैप्टर वाइज एक फॉर्मूला नोट बना लीजिए, जहां पढ़ते हैं आप उसको लगा दीजिए। जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस फॉर्मूला को देख करके यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल में, 2 सवाल में, तीसरे या चौथे सवाल में आप खुद को भी परेशान फील करेंगे कि यार मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। तो जब आप इस फीलिंग पर आ जाएंगे तो फॉर्मूला अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। तो और जब आपके अंदर आएगा तब आप चीजों को और अच्छे से आउटपुट के रूप में निकाल करके लेकर के आएंगे। तो मेरा बच्चों से, पेरेंट्स से जो मेन आपके क्वेश्चन पर पार्ट है वो ये है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है, उसके पीछे मेन रीजन है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टाइप के फॉर्मूले पे करेंगे तो वो एप्लीकेशन भी, और यस, एप्लीकेशन भी स्मार्ट हो जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जिसे सीढ़ियां चढ़ते टाइम पर बचपन में सिखाया जाता था कि ऐसे चढ़ना है, बार बार थोड़ी सिखाया जाता है, राइट और नोट। कभी भी आप पेस्ट करते हो, अगर राइट हैंड से करते हो तो कितने भी नींद में हो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप एक बार हैंड चेंज करके देख लीजिए, आपको तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। तो आप अगर किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल कीजिए, राइट और नोट, तो आपको कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ते हैं और तुरंत भूल जाते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है सर? देखिए मैम, भूलना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या भूल रहे हैं, राइट। तो मैं इनको कहूंगा कि पढ़ने के बाद भूलना वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बिहाइंड दिस, आपके मेमोरी सेल्स कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को अरेंज कर रहे होते हैं। तो आप इसमें रिवीजन टेक्निक को फॉलो कीजिए। जो आज पढ़ा है उसको कल रिवाइज कीजिए, कल करने के बाद आप उसको 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए, और 3 दिन के बाद आप 7 दिन में रिवाइज कीजिए। अगर आपको रिवाइज करने में आलस आते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग अच्छी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है, तो मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए। मैम, मैं अपने बच्चों को एक गुरु मंत्र देता हूं। मैं इतना बड़ा तो गुरु नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनको एक चीज सिखाता हूं कि पढ़ो एक बार, करो 2 बार। पढ़ो एक बार, करो 2 बार। उससे आपका क्या फायदा होगा? आज आपने पढ़ लिया, आप 2 दिन बाद उसको करेंगे, सारी चीजें सॉल्व करने पर रिवाइज हो जाएंगी। फिर 2 दिन बाद सेम तरीके की एक्सरसाइज को कॉल कीजिए, चैप्टर को, सब चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो आप पढ़िए कितनी बार? एक बार। करिए कितनी बार? 2 बार। बस आपका वहीं पर काम हो जाएगा। गुरु मंत्र है रिवीजन। रिवीजन, और रिवीजन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़ने से बार बार परेशानी आ रही है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप क्या करिए? सॉल्व कीजिए। रीड वंस, सॉल्व 2, रीड वंस, सॉल्व 2। सर, अभी एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। प्लीज मैम। एक हैबिट जो स्टूडेंट को आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। चीजों को अवॉइड करना, या आपकी अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन करना कि कल से करेंगे। एक बचपन में कहावत भी थी, मुझे ध्यान आ रही है, कि कल कभी नहीं आता है, जो भी होता है वो आज ही होता है। वेरी इंग्लिश में कहा जाता है टुमारो नेवर कम, राइट और नॉट। तो वही वाली चीज है कि आज से शुरू करें। एक हैबिट जो आज से स्टॉप कर देनी चाहिए। आज से स्टॉप कर देने के लिए बच्चों को ओवरथिंक और एग्जाम फियर बंद कर देना चाहिए। अगर आपने आज ये पॉडकास्ट देखा है तो आज से आपको एग्जाम फियर स्टॉप कर देना चाहिए और एक्शन प्लान में अपने आप को एग्जीक्यूशन में आ जाना चाहिए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए कोई सिंपल हैक? एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए।
आपका डेटा पूरा कंप्लीट है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एवरेज स्टूडेंट के लिए एक डेली ब्लंडर, जैसा ये पहली भी मैंने आपको आंसर किया है, एवरेज स्टूडेंट क्या कहता है कि अभी मेरे पास समय है, पोस्टपोन करने वाला, तो कहीं ना कहीं समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है तैयारी का। तो एवरेज स्टूडेंट आपका ये थॉट प्रोसेस आपको एवरेज ही बनाए रखेगा कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा या अभी मेरे पास समय बचा हुआ है, तो एवरेज थॉट प्रोसेस से आपको बाहर आना पड़ेगा। और मैं अपने बच्चों को एक और चीज सिखाता हूं कि आप डेली बोलिए मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ। क्या बोलिए? मुझे डेली पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप अगर बोलेंगे तो सोचेंगे तो एक्शन भी करेंगे। तो एवरेज स्टूडेंट की कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस से आप बाहर निकल करके आएंगे। रिवीजन करने का कोई स्मार्ट तरीका? रिवीजन करने का स्मार्ट तरीका ये है कि आपने जो पुराने नोट्स आपके बनाए हुए हैं आप उनको रिवाइज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपके चैप्टर पर आ रहा है तो उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू उसको सॉल्व कीजिए, या पर्टिकुलर आपके मेंटोर से मांगिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइज डेवलप करके दीजिए, तो आपका रिवीजन का वो स्मार्ट तरीका होगा। मैंने फिर से कहा ना, आप अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ करके रह जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और कौन से एरिया पर आपको अभी वर्क करना जरूरी है। सर, अभी मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट, जब एग्जाम के एक दिन पहले बच्चों को कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि नेक्स्ट 24 आवर में बच्चे को क्या करना चाहिए जब एग्जाम। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि जैसे आपका पहला एग्जाम है 17 फेब को, तो 16 फरवरी को क्या करना चाहिए आपको? अपने सारे जो भी एग्जाम में काम आने वाले टूल्स हैं, आपका कंपास है, अगर आप पेड ले जाना अलाउ करते हैं, ट्रांसपेरेंट पेड चेकलिस्ट, आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, होल टिकट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने साथी लोगों में जब हमने तैयारी कर रहे थे, हम भी पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे कुछ साथी लोग क्या था कि जल्दबाजी की वजह से एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ चीजों को भूल जाते थे, और उसकी वजह से उनका एग्जाम अच्छा नहीं होता था। तो जो भी वो टूल्स जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, आपको उनको डेली रूटीन पर अरेंज करके रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस पेन से आप अपने एग्जाम को लिखने वाले हो, अभी से आपको उस पेन से प्रैक्टिस करना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमने देखा है कि जब एग्जाम आता है तो नए नए पेन मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं। पेरेंट्स भी बड़ी मतलब एक क्या कहते हैं उसको, अपने बड़े मन से अपने बच्चों को पेन दिलाते हैं, एक्साइटमेंट के साथ में कि यार बच्चे को अच्छा पेन दिलाना चाहिए। मैं कहूंगा कि वो अच्छा पेन आप अभी से दिलाइए। अभी से अगर उस पेन से लिखने की आदत प्रैक्टिस रहेगी तो वो एग्जाम में उसको उसी तरीके से बिहेव कर पाएगा। नेक्स्ट इज सर कि मॉडल आंसर प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? मॉडल आंसर प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है आप उसको फॉलो कीजिए। आप अगर 5 सालों की मार्किंग स्कीम हर सब्जेक्ट की फॉलो करके चलेंगे मैम, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड का मेंटेलिटी क्या है उस क्वेश्चन को देने के पीछे, और उसका आंसर उनको मिनिमम क्या चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप बोर्ड के मिनिमम मार्किंग स्कीम को फॉलो करके चलते हैं, उसको देख लेते हैं, जो कि आप वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी बोर्ड से आप रिलेट करते हैं। नहीं है तो आपके पॉडकास्ट में हम उसमें अवेलेबल करवा देंगे, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मिनिमम मार्किंग स्कीम से आप सामने वाले की नीड को समझ सकते हैं। तो आपका मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए? मिनिमम मार्किंग स्कीम। मिनिमम मार्किंग स्कीम का मिनिमम मार्क्स नहीं है, द मिनिमम कंटेंट विच शुड बी इन योर आंसर, दैट इज द कीवर्ड। सर, मॉडल आंसर पेपर प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड क्या है? देखिए, मॉडल आंसर का मतलब हो गया वो चीज जिसको अपन कहते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड आपको कहां से मिलेंगे? पहली चीज, आप बोर्ड की जो मिनिमम मार्किंग स्कीम होती है, जो एग्जामिनर्स को दी जाती है कि बच्चे के आंसर में ये कंटेंट मिनिमम होना चाहिए, आप उसको देखिए। अब मान लीजिए आपको पता नहीं लग पा रहा है कि उसको कहां से डाउनलोड करें, तो हम आपके पॉडकास्ट में उसका कैप्शन अवेलेबल करवा देंगे, जहां से बच्चे उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा एम है बच्चा अच्छे से अच्छा स्कोर करे। तो आप उसको वहां से बच्चा उसको डाउनलोड करके समझ सकता है। मिनिमम मार्किंग स्कीम को समझने के बाद जब अपने आंसर्स को आप लिखें तो उन कीवर्ड्स को जरूर लिखें, तो उससे आंसर आपका ज्यादा इंप्रेसिव होगा, और एग्जामिनर जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है उसको वो मिनिमम कंटेंट जरूर मिलेगा जो वहां पर दिया गया है। खास करके मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा। बच्चों को एक न्यूमेरिकल दिया लाइट चैप्टर का, जिसमें उनसे मिरर वाला फॉर्मूला या
लेंस फॉर्मूले के ऊपर सवाल दिया गया तो बच्चा फॉर्मूला नहीं लिखता है। आप अगर मिनिमम मार्किंग स्कीम को देखेंगे तो फॉर्मूले के आधे मार्क होते हैं। अब बच्चा क्या देखता है कि यार मैंने फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू रख दी, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो 3 मार्क का न्यूमेरिकल है तो मुझे 3 मिल जाएंगे। बोर्ड ऐसे सोच करके चलता है कि अगर बच्चा कहीं कोई गलती कर रहा है और उससे पहले का पार्ट अगर सही है, जिसको हम स्टेप वाइज मार्किंग कहते हैं, वो उसमें प्रोवाइड करवाता है। तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान किनको हो गया? जिन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा। फायदा किसको हो गया? कुछ कंटेंट गलत है और कुछ चीजें जो फॉलो करी थी वहां पर वो सही है, मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट द स्ट्रेटेजी फॉर अ गुड स्टूडेंट? कि आप मार्किंग स्कीम को फॉलो करें, समय लगाएं समझने के लिए, और जो भी आपके मेंटोर हैं आप उनसे डिस्कस करें कि सर इस पर्टिकुलर कंटेंट में मैं कैसे मार्किंग स्कीम को यूटिलाइज कर सकता हूं। जी मैम। नेक्स्ट इज सर कि मॉक टेस्ट स्टार्ट कब से करना है? इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप फिर से मैं कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट को एक बार थोरोली रिवाइज जरूर करें। सिर्फ खाली मॉक टेस्ट अपीयर करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए आप पेपर को लिखिए, मॉक टेस्ट को लिखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ मॉक टेस्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको चेक भी एनालिसिस जरूरी है। तो आपके जो भी टीचर हैं, जो भी मेंटोर हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हैं या आपके पेरेंट्स से, आप उसको चेक करवाइए और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और नेक्स्ट पेपर में उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज कीजिए, रेक्टिफाई करके मिनिमाइज कीजिए। तो आपके सवाल पर आता हूं, मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है? पहली चीज, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की एक डेडलाइन बनाइए। उस दिन कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आपको एग्जाम लिखना है, राइट और नॉट? आप अपने मेंटोर को बोलिए कि वो आपके लिए एक एग्जाम शेड्यूल बना करके दे। जिस दिन आपका पेपर हो उससे पहले आपका सिलेबस भले इनकम्प्लीट हो, लेकिन उस दिन आपको पेपर लिखना ही लिखना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन की कभी डेट नहीं होती मैम। अगर आप बोर्ड एग्जाम को 1 महीने आगे सरका देंगे तो बच्चों के सिलेबस कंप्लीशन भी 1 महीने आगे सरक जाएंगे। वाइसा वर्सा, अगर आप एग्जाम की डेट को 15 दिन पहले प्रीपोन्ड कर देंगे तो बच्चों के सिलेबस 15 दिन पहले ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द डेट ऑफ एग्जाम, द डे ऑफ एग्जाम। यू हैव टू से योर मेंटर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स कि आपके लिए एक एग्जाम कैलेंडर बना करके दे दे और आप उस दिन पर आप अपना टेस्ट जरूर लिखिए, राइट? यस मैम। सर, अब मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन करे थे कि 15 मिनट स्टार्टिंग के और लास्ट में पेपर चेकिंग का, कैसे बच्चे उसको सॉल्व करें? देखिए, आजकल कोई भी पेपर हो या कोई भी बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ये चाहती है कि बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि बच्चा डिप्रेशन में जाना चाहिए। आप समझिए, इसलिए वो क्या कहते हैं, चाहे कोई सा भी पेपर हो, वो हमेशा बच्चों को रीडिंग टाइम देते हैं। रीडिंग टाइम का बच्चे गलत उपयोग करते हैं। वो पहले जैसे ही पेपर ओपन करेंगे तो मान लीजिए उनके पेपर में पहले एमसीक्यू है, तो वो पहले एमसीक्यू को सॉल्व करने बैठ जाएंगे दिमाग में, दूसरे को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तीसरे को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, क्योंकि उनमें उनके दिमाग में क्या फियर है कि यार मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं इस 15 मिनट को यूटिलाइज कर लेता हूं सवाल सॉल्व करने के लिए। दैट इज इनकम्प्लीट मेथड, नॉट करेक्ट मेथड। आपको जो शुरू में 15 मिनट दिए जा रहे हैं या 20 मिनट दिए जा रहे हैं रीडिंग के लिए, वो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, कौन सा सेक्शन पहले करना है, बाद में करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई सा भी बोर्ड का पेपर हो, सिलेक्शन आपको मिलता है और वाले क्वेश्चन, तो आप अपनी एनर्जी को लगाइए कि यार मुझे ये वाला सवाल नहीं करना है, ये वाला सवाल करना है। कौन से समय में? स्टार्टिंग के 15 मिनट में। दूसरी चीज ये डिसाइड करके चलिए कि जब आप आखिरी तक पेपर करेंगे तो आपको टाइम कम ना पड़े। आखिरी के 30 मिनट में अगर आपने अपना, देखिए बोर्ड जब भी पेपर डिसाइड करके देती है, डिजाइन करके देती है मैम, वो इस तरीके से डिजाइन करके देती है कि बच्चे के पास हाफ एन आवर बचता है अपने पेपर को रीचेक करने के लिए। अब रीचेक करने का मतलब क्या होता है? रीचेक करने का मतलब होता है कि जो भी आंसर आपने लिखे हैं, क्या उनके प्रॉपर क्वेश्चन नंबर आपने मेंशन किए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को रीचेक करिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप जब पेपर को जल्दबाजी में कर रहे होते हैं
तब कैलकुलेशन अलग आ जाती है, और जब रीचेक कर रहे होते हैं तब अलग आ जाती है। तो आखिरी के 30 मिनट आपको एवरेज से टॉपर वाले में डाल देते हैं। तो आप क्या करिए, आखिरी के 30 मिनट अपने पेपर के लिए बचाइए। 30 मिनट नहीं बचा सकते तो एटलीस्ट 20 मिनट बचाइए, 15 मिनट बचाइए, और अपने पेपर को रीचेक करिए क्या आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, क्योंकि बोर्ड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चा पेपर पीछे पलटता ही नहीं है और उसका 5 मार्क का मैम हमारे 1 साल की बात है, मतलब इस सेशन से 2 सेशन पहले की बात है, हमारी एक बच्ची थी, उसने सेम मिस्टेक की, तो उसकी वजह से उसका एक 5 मार्क का क्वेश्चन रह गया, और जितने अटेम्प्ट किए उतने में से पूरे आ गए उसके। तो आखिरी के 30 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, जहां पर रीचेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, और रीचेकिंग में वो ये आइडेंटिफाई करके निकाले क्या सारे आंसर लिख दिए हैं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है और आपने रीचेक भी कर लिया है और उस क्वेश्चन के आसपास की नॉलेज आपको है, तो मैं आपके व्यूवर्स को सजेशन देना चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आए, आखिरी में लिखे, और थोड़ा आंखें बंद करके सोच करके अगर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आए। तो आखिरी 30 मिनट आपको एक एवरेज स्टूडेंट से कहां लेकर के चले जाते हैं, टॉपर वाले स्ट्रेटेजी में लेकर के चले जाते हैं। और ये वो ब्रेकर है जहां पर बच्चा 90% लेकर के आता है लेकिन 90 से 95 तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर वो आखिरी के 30 मिनट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है तो 90% वाला ब्रेकर भी उसका ओवरकम हो जाता है। जी मैम। सर, और फाइनली 2026 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए बच्चों, एक सिंपल सी बात है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। वेरी छोटी, मतलब बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप जीवन में कुछ करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है करना, स्टार्ट करना। तो आप आज से स्टार्ट कीजिए और अपना टारगेट बना करके चलिए कि यार मुझे डेली कम से कम ये इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फियर अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए। अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटोर से बात कीजिए कि मैं यहाँ पर डिफिकल्टी फील कर रहा हूँ। ओपन अप होइए बात करने में। जितना जल्दी आप ओपन अप होकर के अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटोर से बातचीत करेंगे, आपकी सक्सेस की राहें उतनी ही जल्दी आसान हो जाएगी। एक आखिरी मैसेज इसमें आपके व्यूवर्स के साथ, अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं बच्चों के साथ में, तो मैं पेरेंट्स से या उनके गार्डियन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को मोटिवेट करें। वो अचीव कर सकते हैं और डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, आप उनको गाइड करें। मान लीजिए अभी उनके कुछ गलत आदतें अभी भी लगी हुई है टाइम को किल करने की, तो उनके साथ आप समय बिताएं, डेफिनेटली वो उसको जरूर से अचीव कर पाएंगे। और ये बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं बहुत नाजुक बच्चे हैं, जिनको अगर हम प्यार से कोई भी चीज समझाएं तो डेफिनेटली वो समझते हैं। बच्चों को मार्क्स का प्रेशर बिल्कुल ना आने दें मैम। ये हमारे आने वाले भविष्य के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, तो इनको आज आप मार्क्स के फियर में ना बांधें, इनको सिखाएं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आउटकम और मार्क्स जरूर मिलेंगे। आज भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फ्यूचर में पछताएंगे। तो आप, मेरा पेरेंट्स से, आपके जो व्यूअर्स हैं, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे एक छोटा सा निवेदन है, बच्चों को प्रेशराइज ना करें। नंबर्स के लिए नहीं, नंबर्स के लिए तो बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना है। उनके साथ खड़े हुए, उनके साथ खड़े होंगे, सपोर्ट सिस्टम बने। अगर उनका सपोर्ट सिस्टम बन करके काम करेंगे तो डेफिनेटली जो पेरेंट चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं, उनको वो मार्क्स जरूर मिलेंगे। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट के पेपर्स जो हम हमारे यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं, उनका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप अपने व्यूअर्स के साथ उनको जरूर से शेयर करें ताकि वो इन फ्यूचर उसको डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सके। थैंक यू सर, आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमारे साथ पॉडकास्ट किया, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन आज मिली है। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैम, और आपकी पॉडकास्ट टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता, एक बच्चे का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है, उसके मेंटोर का होता है, उसके टीचर का होता है, उसके स्कूल का होता है। तो अगर मान लीजिए मैं उसको उस एग्जाम प्रेशर से
थोड़ा भी ओवरकम कर पा रहा हूँ